Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yovan Javir and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, वैसे तो थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आरबीआई ग्रेड बी कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन आप सिर्फ एक वीडियो से नहीं बना सकते बिकॉज दिस इज आरबीआई. वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इन द बैंकिंग सेगमेंट. तो इसकी एक वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड नहीं बताई जा सकती, कहाँ से स्टार्ट करें. और प्रिपरेशन रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आती हैं मेरे पास, कभी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. इवन जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कई बार कंफ्यूज रहते हैं. वो तो डे टू डे बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, नहीं तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, सर ये बैच स्टार्ट हो गया, ये ऐसे करें वैसे करें, क्या करें समझ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक साथ तैयारी करनी है, किसको प्रियोरिटी दें, किसको ना प्रियोरिटी दें, किसको किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक को प्रायोरिटी दे. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के मन में रहते हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पे नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. ऑलमोस्ट 2026 की तैयारी लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी है. अगर आप पीछे रह गए हो तो अब पीछे मत रहो, अभी भी टाइम है. यहाँ पे आप सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. और इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट सीरीज लेके आया हूँ विच इज रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज, है ना. तो इस सीरीज में काफ़ी सारे एपिसोड होने वाले हैं. आज का जो हमारा एपिसोड है विच इज़ ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज है. आप लोगों का कॉपरेशन बना रहा तो आपको एक तो गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी और इस तरह के एपिसोड जो हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड. इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और अपनी जो क्वेरीज आती हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, चाहे वो आरबीआई रिलेटेड हो या किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम, आप मेरे से क्वेरी डिस्कस कर सकते हो. इस ग्रुप में मैं हूं, आप मुझे पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581. बाकी आरबीआई रिलेटेड कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में देता हूं, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली चीज, ये क्या जो सीरीज है ये क्या होने वाली है, इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन. पहली चीज, कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि आरबीआई रिक्रूटमेंट है क्या, किस लेवल का रिक्रूटमेंट है, क्या इसमें हमें किस लेवल की प्रिपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है, किन किन सोर्सेज से हमें प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं, तो हमें क्लैरिटी नहीं होती, है ना. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज लेके आया हूँ फॉर 2026 एस्पिरेंट, जिसमें हमारा आज के ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो आपको गाइड करेगा कि यार किस सब्जेक्ट में किन टॉपिक्स को प्रेफरेंस देनी है और कहीं ना कहीं क्या क्या आपको तैयार करना है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज, स्ट्रेटेजी, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, एंड देन देयर विल बी फर्दर मोर सेशंस. अगर आपका सपोर्ट बना रहा फिर हम फर्दर डीप डाउन चलते चलेंगे, है ना, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी. मतलब एक तरह से कंप्लीट गाइडेंस ये सीरीज आपको देने वाली है फॉर आरबीआई प्रिपरेशन. चलिए तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं दोस्तों. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट की. ये रिक्रूटमेंट है क्या, पहली चीज आरबीआई को आप समझिए. ठीक है, कई बच्चों जो नए होते हैं उन्हें नहीं पता होता यार आरबीआई है क्या, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहता क्या है ना. वैसे कई बार हमें बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में पता होता है, जैसे पीओ वगैरह के एग्जाम्स में, तो आप लोग उसमें देखते होंगे कहीं ना कहीं आपको एक क्विक थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है. और वो क्विक थिंकिंग आपकी ज़रूरत जो टेस्टिंग की जाती है वो कैसे कि आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से आप कितना रिटेन कर सकते हो, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं ना कहीं आप कितना क्विकली सोच सकते हो, है ना, रीजन कर सकते हो विद द क्वेश्चन, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को आप डील कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना टेस्ट नहीं होता, क्योंकि आरबीआई एक पिलर है बैंकिंग सिस्टम का. वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट भी करता है ना, और इकोनॉमी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहता है. तो आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई अगर एक एग्जाम के तौर पे अगर देखें तो बीइंग अ बैंकिंग एग्जाम, तो वो क्विक जो वहाँ पे अपने को क्रिटिकल रीजनिंग एस्पेक्ट्स होने चाहिए वो तो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए होते हैं. दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग सिस्टम. पूरे बैंकिंग सिस्टम को आपको, क्योंकि कल को आपको उसको चलाना पड़ेगा, यू हैव टू रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, एज वेल एज द रोल ऑफ आरबीआई एज ए कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए. तो देखो, अगर आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखो तो यही है. फेज 1 में आपके क्यूआरई और करंट अफेयर्स की एबिलिटी को चेक किया जाता है, और फेज 2 में आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, बीइंग अ मैनेजर आपको मैनेजमेंट भी समझ में आना चाहिए, एंड इकोनॉमी की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट. अब ग्रेड बी के बारे में बात कर लें थोड़ा सा. जो हमारा ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है,
ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें, ये ऑफिसर लेवल की एंट्री जॉब है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ हो सकता है इन फ्यूचर हमें ग्रेड ए लेवल की भी रिक्रूटमेंट देखने को मिले, लेकिन देयर इज प्रपोजल है कि वो पास हो चुका है कि ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल केसेस वगैरह डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, तो देयर इज नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ कि ग्रेड ए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ग्रेड बी हमेशा से होता आया है, डेकेड्स एंड डेकेड्स से ये एग्जाम होता आया है ना, मैं डेकेड्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को अगर मैं खुद से भी कहूँ तो मैं इस एग्जाम को जो ऑब्जर्व करता आया हूँ वो 2015 से मैं इस एग्जाम को ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ। मैंने भी देखा है कि जब ये एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता था, देन इसमें चेंजेस आए, सिलेबस में चेंजेस आए, पैटर्न में चेंजेस आए, तो सभी कुछ मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म से ऑब्जर्व किया हुआ है दोस्तों। लेकिन ये एग्जाम होता चला आया है और हर साल हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैकेंसी नहीं आएंगी। ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज में फ्लक्चुएशन जरूर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो वैकेंसीज में थोड़ा डाउन ट्रेंड रहा है और ये थोड़ा कंटिन्यू रहने की भी उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई इस समय ग्रेड बी से थोड़ा सा सैचुरेट हो चुका है। तो ये फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स ऐसा लगता है कि ग्रेड बी लेवल पे थोड़ा सैचुरेशन आपको देखने को मिल सकता है, और अगर बाई चांस आगे ग्रेड ए आ गया तो फिर डेफिनेटली ज्यादा सैचुरेशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेड बी लेवल पे आप, ये एक ऑफिसर लेवल की एंट्री लेवल जॉब है। अब यहां पे अगर हम बात करें इसके इक्विवेलेंट, जैसे अगर आप देखते हो जो जॉब्स हम जानते हैं, जैसे सपोज बैंकिंग सेक्टर में आपने एसबीआई पीओ का नाम सुना होता है, वो पोस्ट भी असिस्टेंट मैनेजर की होती है। या बाकी रेगुलेटर में भी अगर आप देखो जैसे ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट, तो ग्रेड ए के रिक्रूटमेंट जनरली जो होते हैं जैसे सेबी ग्रेड ए, आईएफएससी ग्रेड ए, एडा ग्रेड ए, तो दोज आर असिस्टेंट मैनेजरियल पोस्ट, दे आर नॉट मैनेजरियल, but RBI recruits at a managerial level which is grade B, which is higher than the other post, है ना। लेकिन हर रेगुलेटर की अपनी हायरार्की है, ओवर द इयर्स सब कहीं ना कहीं ओवरऑल मैच हो ही जाते हैं। तो देखो हर रेगुलेटर अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करता है। आरबीआई जो अभी के लिए रिक्रूटमेंट करता है ऑफिसर लेवल की, वो ग्रेड बी लेवल पे करता है। ओवर द इयर्स ये रिक्रूटमेंट होता आया है, होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, बाई चांस ये हो सकता है कि अगर ग्रेड ए इंट्रोड्यूस हो गया ओवर सम ईयर्स या इस साल, वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, तो डेफिनेटली ग्रेड बी की थोड़ी सिग्निफिकेंस कम होती हो सकती है। एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट से, क्योंकि कहीं ना कहीं मोर फ्रेश लेवल पे जो है हम रिक्रूटमेंट चाहेंगे एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई के तौर पे बात करूं तो ग्रेड बी एक एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट है, बट अगेन आई वुड से इट इज हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द कंट्री इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और वी कैन, और आई कैन से वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग। ठीक है, यहां पे अगर हम टेक होम कंपोनेंट के बारे में बात करें, टेक होम कंपोनेंट के बारे में, टेक होम जो आपके अकाउंट में डिडक्ट होने के बाद आता है, ठीक है, डिपेंडिंग आपकी पोस्टिंग मुंबई में है, चेन्नई में है, तो मिनिमम इतना तो आना ही आना है, 1 लाख पर मंथ, इतना तो आना ही आना है। इसके आगे फिर आपके बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। तो इतना तो टेक होम कंपोनेंट आज की डेट में आपका आना है। ठीक है, तो सैलरी के टर्म्स में इसके बारे में बात नहीं कर रहे, आप सभी को पता है, तभी आपने कहीं ना कहीं ग्रेड बी का नाम भी सुना होगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव जॉब इन दी सेगमेंट। ठीक है, तो ग्रेड बी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब, उसके बारे में डिस्कशन करना बेकार की बात है ना। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती हैं, तो इन सब के बारे में फिर कभी किसी और सेशन में बात करेंगे, क्योंकि देखो ये सब तब अच्छे हैं जब ये आपको मिल रहे हो। आप मेरी बात समझो, आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, सैलरी पे, पार्क्स, अलाउंसेस, आप चाहो तो मैं ऐसे सेशन बना दूं, रोज स्टूडेंट से सैलरी स्लिप मंगाओ और बना दो, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब तक उस सैलरी स्लिप पे आपका नाम नहीं है, जब तक वो पर्क्स आप रिसीव नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मोटिवेशन का कोई काम नहीं है ना। और मोटिवेशन सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टार्ट करने में तो हेल्प कर सकता है, प्रिपरेशन को रिजल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प नहीं कर सकता। तो ये जो दिखावा है दोस्तों, इस दिखावे से बाहर आओ, है ना। तो प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें, आरबीआई ग्रेड बी एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है, एंट्री लेवल पे बहुत अच्छी पेइंग जॉब होती है, लेकिन वैकेंसीज यहां पे अगर हम देखें अपकमिंग टाइम में लगभग ये इतना ही रहने वाला है। कोई चेंज होगा तो वी विल अपडेट यू, कोई अपडेट हमें मिलता है तो हम जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इसका रिक्रूटमेंट कब कब होता है। ठीक है, किस किस ईयर में इसका रिक्रूटमेंट, मतलब ईयर तो होता रहता है लेकिन किस मंथ में। तो देखो कोई ऐसा फिक्स्ड मंथ नहीं है जिसमें इसका नोटिफिकेशन आता हो।
प्रीवियस साइकिल जब खत्म होती है उसके 1.5 से 2 महीने के बाद कभी भी आपको नई साइकिल का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि अभी हमारा आज वी आर टॉकिंग ऑन 17th ऑफ मार्च, तो कल आई थिंक आरबीआई के लास्ट इंटरव्यू हैं, या फिर मुझे कुछ ही स्टूडेंट ने बोला था शायद 21-24 को भी है, मुझे जो लगता है कि शायद 18 को लास्ट है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि दे आर हैविंग इंटरव्यू, अब पता नहीं वो जेन्युइन थे भी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने दे हैवंट रीच आउट मी आफ्टर दैट, है ना। तो हो सकता है 18th इज द लास्ट, क्योंकि 18th तक हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 18th को जो है वो लास्ट इंटरव्यू अज्यूम करें, तो यानी कि इसके 1.5 से 2 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल निकल जाए, 15 मई ऑनवर्ड्स आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें 2026 का, तो वो 15 मई ऑनवर्ड्स, और पहले भी हो सकता है। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि ओवर द इयर्स ये रहा है कि 1.5 से 2 महीने का गैप फाइनल रिजल्ट के बाद रहा है, जिसके बाद आपका नई रिक्रूटमेंट साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो उस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास कोई सोर्स या कोई इंटरनल मुझे किसी ने कोई बता नहीं दिया, ना मैं पूछता अब ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका एक डेट मान के चलो कि इसके बाद कभी भी आ सकता है। और जब आपका रिक्रूटमेंट आ जाता है उसके 45 से 60 डेज के बीच में आपका फेज 1 हो जाता है, और उसके 25 to 30 डेज के बाद आपका फेज 2 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर हम माने जुलाई में पॉसिबिलिटी है फेज 1 की एज ऑफ नाउ इस ट्रेंड्स को देखते हुए, और फिर अगस्त में आपका फेज 2 की पॉसिबिलिटी है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपके पास रफली 150 डेज है, मतलब टोटल फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। लेकिन सबसे पहले फेज 1 के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो 30 दिन और कम कर लो, 120 दिन ही हैं। ठीक है, अप्रैल, मई, जून में फेज 1 हो सकता है, उनोस तो 90 डेज भी हो सकते हैं, जुलाई में भी हो सकता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जुलाई में हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं 120 कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इतने दिनों में फेज 1 की तैयारी की जा सकती है 90 दिन के अंदर? हाँ, फेज 1 की तैयारी 90 दिन के अंदर की जा सकती है। फेज 2 के रिगार्डिंग आपको ये जो 120 दिन है ये लगेंगे, यानी कि आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि सिलेबस अगर हम देखें, जैसे फेज 1 में तो क्या है, अगर आपको सिर्फ फेज 1 देना है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको वही बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, एसबीआई पीओ लेवल की। तो क्यूआरई प्लस करंट अफेयर हो गई, बात कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन फेज 2 में यहाँ पे हमारे नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आप बाकी बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह में आपको दिखने को नहीं मिलते। फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके अंदर ही फाइनेंस के अंदर ही अकाउंट्स भी आ जाता है, ईएसआई भी आ जाता है। देन यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी कंपोनेंट रहता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के पेपर होते हैं, है ना। तो नोटिफिकेशन को ना देखते हुए अगर आप ग्रेड बी, इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब में एंट्री चाहते हो, तो भाई प्रिपरेशन राइट ऑन ट्रैक रखनी पड़ेगी। मोटिवेशन सिर्फ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, प्रिपरेशन में बने रहने के लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे खुद के एंड में। आपको अपनी कहते हैं ना कि तैयारी में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा एक साथ मैनेज कर पाना इट्स नॉट ईजी, दैट टू फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 120 डेज, 120 दिन की बात है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट, उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, रफली हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा डिटेलिंग में। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ग्रेड बी का, मैंने आपको बताया कब आ सकता है। अब इसका रिक्रूटमेंट होता कैसे है, तो सबसे पहले एक फेज 1 होती है जो कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप होते हैं, क्वेश्चन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना होगा और आपको आंसर निकालना होगा। फेज 1 के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी कह देते हैं। ठीक है, क्वांट में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स के 80 क्वेश्चन होते हैं। मैं करंट अफेयर्स कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक आप सोचते हो ना कि आपके मन में स्टैटिक का कोई पोर्शन पूछ लिया, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक अप ही रहता है। सपोज उन्होंने कोई सी के बारे में पूछ लिया, कोई माउंटेन जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया, तो भाई वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर का पार्ट रहा होगा, तभी वो पूछा गया है। सीधी सीधी बात है, एवरीथिंग इज करंट अफेयर, नथिंग एल्स। चाहे वो फाइनेंस ओरिएंटेड है, इकोनॉमी ओरिएंटेड है, ज्योग्राफी ओरिएंटेड है, कुछ भी है, दैट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं उन्हें कोई लिस्ट मिल जाए और उससे वो रट ले, कि उन्हें कोई नेशनल पार्क्स की लिस्ट मिल जाए, कोई भाई जो चीज चल रही है पिछले 3-4 महीने में वहीं से क्वेश्चन आएगा। उसे स्टैटिक ओरिएंटेड भी बनाया जा सकता है, उसे करंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इनकी सेपरेट टाइमिंग भी होती है, सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें
तो आपको आई थिंक 25 मिनट में, इफ आई एम करेक्ट, 25 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मतलब हार्डली 30-40 सेकंड होते हैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको अच्छी ग्रेस्प चाहिए करंट अफेयर पे, जो पढ़ा है वो अच्छे से रिटेन होना चाहिए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग काफी अच्छे लेवल की आती है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की आनी चाहिए। और प्रैक्टिस का मतलब ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। इंग्लिश भी यहाँ पे एक डिसेंट लेवल की यहाँ पे आपको पूछी जाती है, जहाँ पे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। वो क्या बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कहने को तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर आप यहाँ पे बात करें, जैसे ये 200 क्वेश्चन है, तो कट ऑफ आप देखो ओवर द ईयर्स 50 से मतलब लगभग 70 के बीच में ही रही है रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप डिफिकल्टी का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि पेपर इज रियली डिफिकल्ट, ईजी नहीं है। लेकिन डिफिकल्ट क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार प्री निकाल रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि प्री निकालने में ही पसीने छूट जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि अप्रोच गलत है। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड मिलेगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि यार कहां कमी रह रही है कि मेरा प्री नहीं निकल रहा और मेरे साथ वाला जो है वो बार बार मेंस लिख रहा है या इंटरव्यू में जा रहा है। तो कहीं आपकी अप्रोच में गलतियां हैं, तो वो अप्रोच को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यह है अबाउट फेज 1 के पैटर्न के बारे में बात करें। फेज 2 में अगर हम बात कर ले, तो एक ही दिन के अंदर जो है हमारे 3 पेपर होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, एक एसे का, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और एक प्रेसी राइटिंग का, ठीक है। 3 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट के अंदर आपको पेपर करना होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। इसके साथ साथ आपका एक दूसरा पेपर होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। इस पेपर में 50% पोर्शन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, यानी कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव में भी 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, जो कि पैसेज बेस्ड होते हैं। एक पैसेज से 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 40 मार्क्स का ये सेक्शन, तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट लगभग दोनों की वेटेज सिमिलर सी होती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा। सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है 10 मार्क्स वाला, जिसमें वर्ड लिमिट होती है 400, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन होता है 15 मार्क्स वाला, ठीक है, इसकी वर्ड लिमिट होती है 600 वर्ड्स, और यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 में से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। और ये पेपर की टोटल ड्यूरेशन होती है 120 मिनट, ठीक है। 30 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। देन इसके अलावा एक और पेपर होता है आपका सेम डे ईएसआई, ठीक है। सेम पैटर्न, यही पैटर्न ईएसआई का भी होता है। ईएसआई मतलब अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस काफी ज्यादा डिफाइंड है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज क्वाइट डायनामिक, ठीक है। वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्यादा है। एफएम जो है वो आपका स्टैटिक प्लस थोड़ा सा करंट अफेयर पोर्शन भी यहाँ पे रहता है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, देखो अभी आप सिर्फ इस रिक्रूटमेंट को समझो, सिलेबस क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं कमिंग डेज में आप लोग के लिए लेके आऊंगा, प्रोवाइडेड आप जो है इस सीरीज को फॉलो करो, आप इस सीरीज को एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट करो, आप इसको स्प्रेड करो अपने दोस्तों के पास जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इस फ्री सीरीज का फायदा उठाओ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सको। तो ये जो है डेडिकेटेड सीरीज यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों, काफी कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू मेक अ कमेंट दैट यू वांट एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, है ना। आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर है यार। देखो मैं कोई सीरीज लेके आऊंगा, आपको पसंद आएगी तभी मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी टीम को आंसर करना होता है कि बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। एंड कुछ नहीं खर्चा लगता है यार, सिर्फ एक कमेंट लगता है, आपका खर्चा बचा ही रहे ठीक है। सो दिस इज इट। तो जो बच्चे यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो वो फिर आगे इंटरव्यू राउंड में जाते हैं, एंड इंटरव्यू के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो इंटरव्यू में मार्क्स प्लस जो आपका जो फेज 2 में मार्क्स थे उनकी कंबाइंड मार्किंग के ऊपर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है ना। तो वहाँ पे आपके एज लो एज 15 भी मैंने देखे हैं और एज हाई एज ऑलमोस्ट 72 के आसपास भी मैंने देखे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग गाइस। तो ये है आपका पूरा एंटायर आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट, एंड दिस इज आवर एपिसोड 1। अब अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के सिलेबस को जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट दैट वी नीड एपिसोड 2, और ये एपिसोड फिर मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। आपका बस एक लाइक और एक पार्टिसिपेशन चाहिए थ्रू कमेंट्स, है ना।
बाकी दोस्तों अगर आपको ये सारी हेडेक से दूर रहना है कि यार कौन सा एपिसोड क्या नहीं, सीधे सीधे प्रिपरेशन करनी है कि आओ बस तैयारी करो एंड दैट्स इट। क्योंकि एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए, देखिए आपने 10th किया, आपने 12th किया, क्या किया, आपको बुक्स मिली, आपने पढ़ाई की एंड दैट्स इट। एक टीचर आपको पढ़ा देता था, आपको गाइड कर देता था, आप फिर अपने एग्जाम में प्रेजेंट कराते थे, मार्क्स अचीव करते थे एंड दैट्स इट। तो अगर आपको एक शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट भाई देखो वो भी है। उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेटेस्ट बैच जो है आरबीआई ग्रेड बी मास्टर माइंड बैच 2026, ये यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस एज वेल एज कंटेंट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दैट टू वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट इन द मार्केट, है ना, तो आप ये मेरा फिन मंत्रा का बैच है जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट की कवरेज के साथ साथ आपको मेरी कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेरी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। ये कंप्लीट बैच है, ये सिर्फ फाइनेंस मैनेजमेंट का है जिसमें मेरी मेंटरशिप आपको स्पेसिफिकली मिलेगी, ठीक है। तो जो आप चाहो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए यहाँ पे कोड भी है जिसको आप यूज करके, क्योंकि यहाँ जो कोड दिया हुआ है दोस्तों इसको यूज मत करना, ठीक है। आप अगर कोड यूज करोगे Y581 उससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अब जो ये प्राइस पहले जो आपकी 4999 आई थिंक ये शो हो रही थी, ये 4599 के आसपास शो हो रही है, और सेल्स के टाइम पे यहाँ एक्स्ट्रा वैलिडिटी फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, और अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगी, है ना। सिमिलरली विद फिन मंत्रा कि अगर आप कोड यूज करोगे Y581 तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा थ्रू दी ऐप, ठीक है। So this is it for the episode 1 guys, your complete preparation guide for RBI ग्रेड बी 2026, है ना, 2026 अटेम्प्ट के लिए फ्री गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक कमेंट करना भी ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपके कमेंट्स रीच करेंगे 20 उतनी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट वाली, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अभी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे तक आ जाएगी, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में किन टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटी देनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। और तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ कि एटलीस्ट आप पिछले साल का आरबीआई का जो रिक्रूटमेंट पीडीएफ है उसको डाउनलोड करो, उसमें पढ़ो क्या एलिजिबिलिटी है ना। जैसे आज हमने एलिजिबिलिटी अभी डिस्कस नहीं करी, है ना, तो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है कि आप एक बार एलिजिबिलिटी को जानो कि क्या एलिजिबिलिटी है। और अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ जाती है तो डू लेट मी नो कि हाँ सर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है, ये भी आपको बताओ। और डाउट आए तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप एलिजिबिलिटी का डिस्कशन कर सकते हो। वैसे एलिजिबिलिटी यहाँ पे बड़ी सिंपल है, अगर मैं आपको बताऊं, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स से ज़्यादा, या एक पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद 55% मार्क्स। कुछ केसेस में कैटेगरी वाइज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है ना, तो वो चीज़ है। तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, अब वो आपने डिस्टेंस से किया है या नॉर्मल किया है डजंट मैटर, सिर्फ ग्रेजुएशन विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे मांगी हुई है। एज जो है वो आपकी 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता ही है। और एलिजिबिलिटी रिलेटेड हमारे चैनल पे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप एलिजिबिलिटी को अलग से भी डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो मैं आप लोगों को जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है, प्लीज एक बार जो आरबीआई का पिछले साल का पीडीएफ है उसे डाउनलोड करो, एलिजिबिलिटी देखो, पैटर्न देखो, ठीक है। सिलेबस उसमें भी काफी हद तक मेंशन है, फेज 1 के सब्जेक्ट का नहीं है तो फेज 2 का है। जरा उस सिलेबस को देखो कि उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, है ना, तब आपको चीजें और भी अच्छी लगेंगी, है ना। तो प्लीज ये छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच।